हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है वीडियो नंबर 85 एंड वीडियो नंबर 85 के अंदर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है बेटा, ओके। कल हमने पढ़ा था कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी बच्चे को कोई डाउट है अगर तो आप मुझसे ले सकते हो। कोई डाउट? कोई डाउट? फिक्टिशियस एसेट्स आर लॉस एसेट्स बच्चे, लॉस एसेट्स जो एक्चुअली में एसेट के कॉलम में तो आती है पर एसेट नहीं होती। ऐसा क्यों है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे ना फिर समझ आएगा कि फिक्टिशियस एसेट एसेट में ही क्यों आती हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलो जी बच्चों, हमें सीखना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सीखना है? और एक हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे अकाउंट कोई भी हो उसकी दो साइड्स होती हैं। क्या? एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। ठीक है बच्चे, इस अकाउंट की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट होगी, जो राइट है वो क्रेडिट होगी। हाँ है ना? ओके। तो बच्चे कोई भी अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसकी नेचर समझनी है। क्या समझनी है? नेचर। तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट की नेचर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल इन नेचर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। बात समझ आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है उसका? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसके डेबिट में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट में क्या आएंगे? इनकम एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में क्या आएंगे? खर्चे। क्रेडिट में क्या आएंगी? इनकम्स। हाँ है ना? लॉजिक समझ आया? क्यों हमें कुछ भी रटना नहीं है बेटा कि खर्चे क्यों आए। पता चला खर्चे क्यों आए? क्योंकि ट्रेडिंग एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब क्वेश्चन इज कि सर यहां भी एक्सपेंस आएंगे, यहां भी इनकम आएंगी, यहां भी एक्सपेंस आएंगे, यहां भी इनकम आएगी, तो डिफरेंस क्या है? सर खर्चे यहां भी हैं, खर्चे यहां भी हैं, इनकम्स यहां भी हैं, इनकम्स यहां भी हैं, तो डिफरेंस क्या है? पता है किसी को? एनीवन? आपने तो किया ना बेटा अभी YouTube से, किसी के स्कूल में वो चैप्टर हो गया चैप्टर स्कूल में? ओके, देखते हैं बेटा। बच्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, जय श्री बेटा, जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना यहां पर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंस आएंगे? इनडायरेक्ट। एक कंपनी के अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे यहां आते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे यहां आते हैं। हाँ है ना? बात समझ आ रही है बच्चों आपको मेरी? डायरेक्ट खर्चे कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों अगर आपको पता होगा डायरेक्ट एक्सपेंस कहते किसको हैं तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। तो बच्चे एक बात याद रखनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। है ना? ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल। अगर परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं तो कौन से खर्चे हैं वो? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, वो डायरेक्ट है यार, डायरेक्ट में एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। और अगर फैक्ट्री के खर्चे हैं तो कौन से हैं? डायरेक्ट। अगर ऑफिस के खर्चे हैं तो क्या है? एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल क्या है? इनडायरेक्ट। इसकी फोटो ले लो एक तो, फोटो 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 जल्दी, एक बच्चा जल्दी से नोट करना है आपने। आगे टेढ़े आप पूरे हो गए, क्लिक एक नहीं हुआ, हो गया? चलो जी, समझ आ गई बच्चे? पक्का? ओके, अब देखते हैं बच्चे क्या मतलब है फैक्ट्री के खर्चों को डायरेक्ट क्यों कहते हैं, ऑफिस के खर्चों को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। देखते हैं बच्चे देखो, जो फैक्ट्री की एक्टिविटी होती है ना, उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। जो ऑफिस की एक्टिविटी है उनका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। सर मतलब देखो जी, ये कर लिया ना आपने बेटा, समझते हैं फैक्ट्री के खर्चों को डायरेक्ट क्यों कहा जाता है और ऑफिस के खर्चों को इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस? अगर तो ऑफिस का बिजली का बिल है ऑफिस का, तो कौन सा होगा? अगर फैक्ट्री की बिजली है तो कौन सा होगा? सर ऐसा क्यों, वाई? देखते हैं। ये बच्चे फैक्ट्री है, हर एक फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे ऑफिस होते हैं जहाँ पे उनके अकाउंटेंट्स बैठते हैं, जहाँ पे कैश मैनेज होता है, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर देते हैं ना, वो क्या है बच्चे? ऑफिस। ये इसका एक ऑफिस है। बच्चे एक बात बताओ, फैक्ट्री में कौन काम करता है? लेबर वर्कर, हाँ है ना, जिनको आप वेजेस देते हो, अनस्किल्ड बेसिकली, जो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कहां पे होती है? फैक्ट्री में या ऑफिस में? कंपनी का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन करना ना, तो प्रोडक्शन कहां होती है? फैक्ट्री में। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बात करता हूं लाइट की। अगर फैक्ट्री की लाइट चली जाए, क्या इसका इफेक्ट फैक्ट्री पर डायरेक्टली पड़ेगा या इनडायरेक्टली पड़ेगा? अगर फैक्ट्री की लाइट चली गई तो मशीन बंद हो जाएगी, मशीन बंद तो कंपनी का मेन काम बंद हो जाएगा। तो बच्चे जो फैक्ट्री है ना, वो डायरेक्ट कंपनी को इफेक्ट करती है। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए फैक्ट्री में होने वाले खर्चे क्या हैं? डायरेक्ट। अगर ऑफिस की लाइट चली जाए, क्या कंपनी का मेन काम बंद होगा? कंपनी का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन करना। हाँ, अकाउंट्स वाला काम नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, एक दिन बाद में कर लेंगे। कंपनी के मेन एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ आई? इसलिए फैक्ट्री के खर्चों क्या बोला गया और ऑफिस के खर्चों को इनडायरेक्ट। बच्चों बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रहा है आपको? हाँ है ना? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आए फैक्ट्री का तो वो डायरेक्ट है, अगर ऑफिस का है तो, अगर कुछ नहीं बताया तो इनडायरेक्ट। अगर कुछ नहीं बताते ना तो इसका मतलब वो ऑफिस का ही है। बात समझ आ गई? हाँ है ना? ओके। अच्छा बच्चे, दो चीजें हैं, एक तो ऑफिस पे करता है वेजेस, क्या पे करता है? एक पे करते हैं सैलरी। बच्चे वेजेस और सैलरी में कोई फर्क है? बताओ, क्या वेजेस और सैलरी में कोई फर्क है? बच्चे देखो, काइंड ऑफ क्या कहते हैं, वेजेस जनरली मिलता है अनस्किल्ड वर्कर्स को। कहते हैं ना वेजेस कितने, वेज रेट क्या है? डेली हो सकती है, इट कैन बी मंथली, वेजेस कैन बी मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ है ना? बच्चे वेजेस मिलता है वर्कर्स को, किसको मिलता है? सैलरी मिलती है इंप्लॉइज को जो स्किल्ड है। बच्चे मुझे बताओ, वर्कर्स कहां काम करते हैं, फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में, हाँ या ना? और जो इंप्लॉइज है वो कहां काम करते हैं? ऑफिस में। तो बच्चे सैलरी कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेजेस इज एन, आई थिंक
बातें क्लियर है ना आपको? बच्चे रटना नहीं है। आप स्कूल में पढ़ोगे ना, टीचर ने रट्टे लगा देने हैं कि वेजेस ऊपर जाएगा ट्रेडिंग में, सैलरी नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? वाई? पता चलेगा ना बच्चे क्यों? कैसे? वेजेस डायरेक्ट क्यों है, सैलरी इनडायरेक्ट क्यों है? बच्चे अगर सारे वर्कर स्ट्राइक कर दें, क्या कंपनी की डायरेक्ट एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा? यस सर। और अगर ये बंदे स्ट्राइक कर दें, क्या कंपनी की मेन एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा? तो बच्चे जो वर्कर्स होते हैं ना, वो कंपनी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अफेक्ट तो ये भी करते हैं, पर ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। समझ आएगी बच्चे? तो फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में। और जो इसके खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे? ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बच्चे इतनी बात? ओके। अच्छा, अगर वेजेस लिखे हैं कहां डालोगे? वेजेस कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी पे कर रही है ना। वर्कर के लिए तो इनकम है, पर कंपनी के लिए अकाउंट्स किसके बना रहे हो? वर्कर के या कंपनी के? शुभ ध्यान क्या है आपका? नहीं है ध्यान बेटा, फोकस। जब तक फोकस नहीं होगा ना बेटा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। वेजेस कहां लिखोगे? ट्रेडिंग। देखो, हम अकाउंट्स बना रहे हैं कंपनी के, इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए वेजेस क्या है? खर्चा। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगर लिखा है सैलरी, कहां डालोगे? ये कौन सा एक्सपेंस है? अगर ऐसे लिखा है, इकट्ठा लिखा है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, कहां डालोगे? वाई? क्योंकि आपने बोला था कुछ लिखा है सैलरी मतलब इनडायरेक्ट, वेजेस मतलब डायरेक्ट। हमें पता ही नहीं, हमें पता टोटल 50,000 इनडायरेक्ट। वाई? अच्छा, अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी 50,000, बताओ बताओ बच्चों सुनो। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी, ये जाएगा डायरेक्ट में। अगर लिखा है सैलरी एंड वेजेस, ये जाएगा इनडायरेक्ट में। सर क्यों? आप नालायक, देखो इन्हें पता नहीं क्लास चल रही है। हाँ जी देखो, अगर पहले सैलरी आया, सैलरी क्या है? तो कहां चला जाएगा? अगर पहले वेजेस आया तो डायरेक्ट कहां चल जाएगा? ऐसा क्यों बच्चे? इसका मैं मतलब बताता हूं क्या है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है सैलरी का अमाउंट ज्यादा है, वेजेस का। इसका मतलब क्या है? जो पहले वेजेस ज्यादा है, सैलरी कम है। समझ आएगी ना? रट्टे नहीं लगाने, समझना है चीजों को। आई थिंक आपको क्लियर हो गए सारे ऑफिस के खर्चे और फैक्ट्री के। एक बात करते हैं परचेज के खर्चे और एक बात करते हैं सेल्स के खर्चे। परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो कौन से हैं? और सेल्स से रिलेटेड जितने खर्चे हैं। सर मतलब इसका अभी समझते हैं। बच्चों देखो, सिद्धार्थ बेटा सॉरी, बस 5 मिनट और। ये एक शॉप है, कंपनी है। बच्चे पहले हम परचेज करेंगे, फिर हम इसको। बच्चे ये शॉप है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर बेचती है ये, या फिर एसी कह सकते हो आप, टीवी कह सकते हो आप। इसका काम क्या है? फ्रिज, एसी और टीवी को बेचना। तो बच्चे जब ये सारा सामान खरीदेगी तो क्या हाथ में लेके आएगी या किसी गाड़ी में लेके आएगी? किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यूज करेगी ना बच्चे। तो इसको क्या पे करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का एक और नाम है क्या? कैरेज या फिर फ्रेट। कैरेज या फिर फ्रेट। बच्चे परचेज करते हुए जो कैरेज पे करते हैं वो कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। बच्चे मैं परचेज कर रहा हूं ना, कंपनी में सामान इनवर्ड हो रहा है आउटवर्ड हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है ना। तो परचेज के टाइम पे किया गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कहलाता है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड समझ आ गया? कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड क्या है बच्चे? परचेज के टाइम पे किया गया खर्चा, एक्सपेंस रिलेटेड टू
परचेज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेल कर रहा हूं, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं पे करूंगा या कस्टमर पे करेगा? जनरली कस्टमर पे करता है। पर अगर फॉर एग्जांपल मैं पे कर रहा हूं, कस्टमर ने बोला कि मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पे करूंगा, आपको फ्रिज देना है दो, नहीं देना मत दो, मैंने कोई बात नहीं, तो फ्रिज ले जा, ये खर्चा मैं पे करता हूं, है ना। तो कई बार सेल के टाइम भी हमें कैरेज पे करना पड़ जाता है, उसको बोलते हैं कैरेज। क्यों? क्योंकि सामान क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो ये कौन सा खर्चा है? ये परचेज से रिलेटेड है या सेल से? तो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? एक्सपेंस रिलेटेड टू। बात समझ आएगी बेटा? है ना, पक्की बात। तो बच्चे अगर कैरेज इनवर्ड हुआ तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कैरेज इनवर्ड इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड इज अ। बात समझ आ रही है ना? रटना नहीं है। स्कूल में टीचर्स ने रटा रटा के मार देना है कि भैया कैरेज इनवर्ड ऊपर जाएगा, कैरेज आउटवर्ड नीचे। सोचो, थिंक अबाउट इट। अगर आपको पता है कि दो तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये परचेज है, डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से हैं? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ये इनडायरेक्ट है। तो सोचना करो कि कौन सा एक्सपेंस है। समझ आएगी बच्चे? और बड़ी अच्छी बात है, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो लिमिटेड है। ठीक है जी। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है। सुनो इधर ध्यान से बच्चों, ये फाइनल अकाउंट बनाते कहां से हो? आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस। आपको पता है ना, पहले बिल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आते हैं? इनकम। ठीक है बच्चे। इधर आता है, शुरू कहां से होता है? ओपनिंग स्टॉक से। कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट का पहला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, है ना। और इसका इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। समझ आएगी बेटा? परचेज खर्चा है, इनकम है? किधर आएगी? इधर परचेज। सेल्स क्या किधर आएगी? समझ आएगी ना? अगर कोई परचेज रिटर्न है तो परचेज से माइनस हो जाएगी। मान लो 5 लाख की परचेज की, 1 लाख की रिटर्न होगी, तो नेट कितना ही? 4 लाख। समझ आएगी ना? ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स में से क्या माइनस होगा? इफ एनी। ये तो बच्चों को रटा होना चाहिए। सर ओपनिंग स्टॉक कोई लॉस है? ओपनिंग स्टॉक कोई लॉस है? कोई खर्चा नहीं है। आपने जब परचेज किया था तो वो स्टॉक था, आपने उसको एसेट माना था, खर्चा माना था? खर्चा माना था ना। तो ओपनिंग स्टॉक इसलिए हमारा क्या बन जाता है? और ओपनिंग स्टॉक अगर आप एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, डेबिट बैलेंस होता है ना, इसलिए डेबिट में आया। ओपनिंग बैलेंस है ना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट। याद है ना? ओपनिंग स्टॉक, कुछ और पूछना है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 आइटमें याद करनी ही करनी है आपको, चाहे रट्टा लगाओ चाहे समझ लो। और बाकी यहां पर आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। बच्चे फ्यूल एंड पावर कहां यूज होता है? फ्यूल और पावर फैक्ट्री में, ऑफिस में? फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए फ्यूल, तो फ्यूल एंड पावर कहां जाएगा? फैक्ट्री में। समझ आ गई? सारे खर्चे निकालो, सारे बच्चे निकालो पेज नंबर जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है 18.16। अगर और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहां आ जाएगा, हाँ है ना। अच्छा बच्चे, एक होता है ऑक्ट्रॉय। क्या होता है? एक ना ऑक्ट्रॉय होता है। क्या होता है बच्चे? ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? चुंगी। क्या बोलते हैं? चुंगी। या अब तो खत्म हो गया ये।
इसको कह सकते हो सीमा शुल्क। मतलब अगर आपको अंबाला से चंडीगढ़ कोई सामान लेके आना है, कुछ परचेज करके आना है, तो चंडीगढ़ की बाउंड्री पे एक टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। सिटी की बाउंड्री के अंदर एंट्री, जैसे पूरी कंट्री टू कंट्री क्या लगता है, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ऐसे ही पहले सिटी टू सिटी क्या लगता था, ऑक्ट्रॉय। तो ये भी परचेज के ऊपर लगता है, डायरेक्ट है। लिख लो बच्चे अपनी बुक्स में, एक ऑक्ट्रॉय लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट के एक और साइड में नीचे लिख लो, इसी फॉर्मेट के अंदर लिख लो। समझ आ गया बेटा? हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जो पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आना, ये फॉर्मेट लर्न करके आना है आपको। कल इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ जी।